औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेक्चर नंबर आज हमारा डेमो लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम बात करेंगे करिकुलम के ऊपर। करिकुलम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो करिकुलम बेसिकली हम कहते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। करिकुलम किसको कहते हैं? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। अच्छा, ये एक स्लाइड है, इस पे जो 3 मेन हेडिंग लिखी हुई हैं, कोई पढ़ सकता है? जी जी सर। क्या लिखा हुआ है? लैटिन वर्ड नहीं, अभी जो कौन सी स्लाइड सर नज़र पढ़नी आ है? रही है, डेफिनेशन में? अभी कौन सी स्लाइड नज़र आ रही है आप लोगों सर हमें करिकुलम वाली को? ये है करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज आ रही है सर। यस, वेरी गुड। ये है करिकुलम। इसकी सब हेडिंग आप देख रहे हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ और उसकी एग्जांपल्स हैं, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ और इसकी एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है, पढ़े लिखे भी और कम पढ़े लिखे भी यही समझते हैं कि करिकुलम से मुराद होती हैं किताबें। हालांकि किताबें करिकुलम का सिर्फ़ एक जुज़्व हैं, एक जुज़्व होते हैं। पूरा करिकुलम किताब को हम कभी भी नहीं कहते, ना ही किताब पूरा करिकुलम होती है। आज हम इस बात को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे करिकुलम और किताब एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ें तो इट इज़ द करिकुलम इज़ द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब थोड़ा सा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जिसके अंदर बच्चे को हम कुछ अपने सलेबस के अकॉर्डिंग सिखा रहे होते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, टीचिंग, स्टूडेंट कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती है। माइक किसी का ऑन है, ऑफ़ कर दें। अब इसको क्या कहेंगे हम? करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, अब वो तमाम, अब जैसे इसमें देखें क्लास के अंदर टीचिंग है, बच्चों के कोई क्विज़ हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ना स्टूडेंट की कोई असेसमेंट की जा रही है, तो टीचिंग, लर्निंग। ये माहा खान अपना माइक ऑफ करें, माइक देख लिया करें काइंडली आप लोग। मुझे फिर ये स्लाइड को छोड़ के वापस जाना पड़ता है टीम्स ऐप पे। अच्छा, अब देखें कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया लेबॉर्ट्री के अंदर, कोई असाइनमेंट टीचर ने दी, कोई होमवर्क दिया, कोई एग्ज़ाम दिया, ये सारी एक्टिविटीज़ है ना, स्कूल के अंदर ही हो रही हैं। क्लास वर्क है, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट है, असाइनमेंट है, क्विज़ है, एग्ज़ाम है, क्लासरूम के अंदर लेक्चर है, बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर हो रही हैं, क्लास के बाहर हो रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? करिकुलर एक्टिविटीज़। अच्छा, इसके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं। असम्बली, मॉर्निंग असम्बली हो रही है, ठीक है, मॉर्निंग असम्बली में बच्चे हैं। अच्छा, इसी तरह बज़्म अदब हो रहा है, ठीक है, कलर डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, नेशनल डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं स्कूल के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, यानी पढ़ने पढ़ाने से मुतालिक नहीं होती ये चीज़ें, बट फिर भी उस्ताद क्या कर रहा होता है, इनको करा रहा होता है। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स कंपटीशन स्कूल के अंदर अरेंज किया जाता है बच्चों को इंटरटेन करने के लिए। क्विज़ नहीं, ये जो डिफरेंट कलर डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें टीचिंग लर्निंग नहीं होती, ठीक है, ये इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं या इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं, बट वो हमारे करिकुलम का पार्ट भी चीज़ें नहीं होती। उनको हम क्या कहते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं इन सब को। अब जो करिकुलम है ना, वो इन दोनों का मजमुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सारे का सारा करिकुलम कहलाता है। क्या मतलब हुआ? स्कूल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये काइंडली समीना अपना माइक ऑफ रखें, किसका बार बार ऑन हो रहा है? अच्छा, तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर हो रही है, आइदर दीज आर या दोज आर करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। ये बेसिकली पहली डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपको इस स्लाइड पे ले आया था। अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो अब इसमें अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो ये क्या लिखी हुई है डेफिनेशन? शाबाश। ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ स्कूल। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं?
करिकुलम कहते हैं। अब Curriculum. करिकुलम जो है ना, एक लैटिन वर्ड है करियर, CURRERE, करियर, जिसका मतलब होता है रनवे या पाथ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो हम सबके कॉमन यूज़ में सबसे ज़्यादा है, ये कहती है कि करिकुलम इज़ अ कैरियट रेस कोर्स। कैरियट रेस कोर्स, वो जहाँ पे घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, उस जगह को कैरियट रेस कोर्स वैसे कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है रेस कोर्स ऑफ स्टडी, कैरियट रेस कोर्स, यानी करिकुलम अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे डेफिनेशंस को थोड़ा सा समझने से पहले इन दो को फिर मैं आपको एक और अगली स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ये जो स्लाइड है ना, इस पे क्या लिखा हुआ है शाबाश, इनकी मेन हेडिंग्स को कोई पढ़ देगा? मेन हेडिंग सिर्फ सर स्लाइड चली Curriculum. हुई अभी। जी, अभी देखें सिलेबस कोर्स वाली आ रही है नज़र? Yes, सर आ रही है नजर। क्या लिखा Yes. हुआ है? क्या लिखा हुआ है? syllabus, Syllabus, course, list of the topic or subject to be covered in specific time. Course, हम्म, detailed content of a subject for a class. अब थैंक यू। अब देखें, हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मैंने जैसे बताया कि पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी या थोड़े पढ़े हुए भी, इस बात में उनको परेशानी रहती है कि ये पता नहीं सेम चीज़ें हैं। अब सिलेबस और चीज़ है, कोर्स और चीज़ है, सब्जेक्ट मैटर और चीज़ है, करिकुलम और है, बुक्स का यहाँ जिक्र नहीं है, वो और चीज़ें हैं। सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखें सिलेबस। आप कोई भी किताब उठाएंगे ना, उसके पहले पेज के ऊपर उसमें कंटेंट लिस्ट होगी, टॉपिक के नाम होंगे, आगे पेज नंबर लिखा होगा। हर किताब में ये होता है कि नहीं होता? जी, होता है। yes sir, होता है, होता है सर। obvious, अच्छा, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, कोई डिग्री वहाँ से करते हैं, तो वो आपको ना लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देंगे कि इस सेमेस्टर के अंदर ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता? जी, Yes sir. आप बीएड करेंगे तो होता है सर, हाँ, बिल्कुल लिस्ट होता ऑफ है। टॉपिक्स। जो सिलेबस होता है ना, इसको कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स की जो आउटलाइन होती है, कंटेंट लिस्ट होती है, या लिस्ट ऑफ द टॉपिक, ये तीनों सेम चीज़ें बताई हैं। आउटलाइन, लिस्ट ऑफ द टॉपिक, कंटेंट लिस्ट, जो शुरू में होती है उस सब्जेक्ट के, उसको कहते हैं सिलेबस। अब ये सिलेबस सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं हो सकता, ये किसी एक सेमेस्टर का भी हो सकता है। सिलेबस एक सेमेस्टर के जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स हैं, या आउटलाइन है, जैसे मैं बता रहा था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे यहाँ वो सिलेबस होता है। अब कोर्स क्या होगा? अब साफ ज़ाहिर है कि जब हमें वो आउटलाइन मिल जाती है किसी भी चीज़ की। अच्छा, ये जो FGEI ने आपका ये जो दिया लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए हैं अभी, इसको मैंने आपसे पूछना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा, करिकुलम में, सिलेबस? अभी बताना नहीं है, वेट करें थोड़ा सा, सब्र करें ना भाई। तो करिकुलम है, सिलेबस, अभी 2-3 और चीज़ें पढ़नी है हमने ना। करिकुलम है, सिलेबस है, कोर्स है, या सब्जेक्ट मैटर, ये सोचना है आपने। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है, वेट करें, तीसरे नंबर पे आता है कोर्स। अच्छा, कोर्स क्या चीज़ होती है? अब देखें, हमारे पास एक टॉपिक आ गया। प्लीज़ माइक ऑफ रखें ना, ये कौन है ये माह, आपका माइक अभी फिर ऑन है, पहले भी मैंने आपको कहा है कि ऑफ़ करें, फिर आप ऑन करके बैठी हुई हैं, अल्लाह की बंदी। अच्छा, अब देखें, बात हम कर रहे थे सब्जेक्ट उसकी, कोर्स की। अब देखें, आपके पास एक टॉपिक आ गया, ठीक है। अब उस टॉपिक को आपने कहाँ से पढ़ना है, उसमें कौन कौन सी फर्दर डिटेल शामिल होगी। मिसाल मैं देता हूँ कि इस्लामियात की किताब है, तो उसके अंदर पहला सबक है ईमानियात, ठीक है। अब वो टॉपिक तो आ गया एक पहला। अब ईमानियात में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और कितने पेजेस का ये टॉपिक है? 5 पेजेस का है। वो 5 पेजेस वो इसका कोर्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कोर्स कहलाएंगी, ठीक है। अब मुझे बताएं शाबाश कि वो जो FPSC ने दिया है उसको हम क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, कोर्स कहते हैं? जी शाबाश, कहती है सिलेबस। सिलेबस होता है ना, ऐसे ही होता है ना FPSC PPSC। अब कभी किसी ने कहा हो कि FPSC का करिकुलम कौन सा है, नहीं कहता कोई। कोर्स कौन सा है, कोई नहीं कहेगा, एक ही वर्ड यूज़ होता है, सिलेबस सिलेबस सिलेबस। अच्छा, अब अगला सवाल है आपसे कि वो सिलेबस तो उसने दे दिया FPSC ने, अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये किस स्टेज पे हूँ? करिकुलम पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, या सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स पढ़ा रहा हूँ? शाबाश, कोर्स
ठीक कोर्स कोर्स है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोर्स। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है ना वो कोर्स पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। यानी एक टॉपिक है करिकुलम, उसके अंदर उस पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो वो जो एक टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, हर किताब के अंदर 10 टॉपिक हैं किसी के अंदर, तो उसमें पहला टॉपिक या पहला चैप्टर 15 पेजेस 20 पेजेस का है, वो 15-20 पेजेस उसका कोर्स हैं। फिर दूसरा टॉपिक आगे उसके 10 पेजेस हैं, वो उसका कोर्स है। इस तरह आपका जो टॉपिक है उस पर 50 स्लाइड्स हैं, मेरे पास 100 हैं, 150 हैं, वो उसका कोर्स कहलाती हैं। ठीक हो गया, ये हो गया कोर्स। अब देखें सब करिकुलम आया, फिर सिलेबस आया, फिर आया कोर्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट। अब आप पता चल गया कि एक चैप्टर की या एक टॉपिक की पूरी डिटेल मजमूई तौर पर ओवरऑल जो डिटेल होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हम करेंगे, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन बच्चे को देंगे, कोई एक्सपीरियंस सिखाएंगे, कोई स्किल सिखाएंगे, कोई पास्ट इवेंट, कोई हिस्ट्री बताएंगे, कोई फ्यूचर प्लान बताएंगे, कोई थ्योरी बताएंगे, क्या चीज़ शामिल होगी उसके अंदर। ठीक है, उसको कहते हैं उसका सब्जेक्ट मैटर। अब एक कोर्स के अंदर डेफिनेशन शामिल है, कोई हिस्ट्री शामिल है, कुछ एग्जांपल्स शामिल हैं, कोई एक्सपीरियंस शामिल है, ठीक है, कोई स्किल्स शामिल हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है या कंटेंट मैटर। किताबें हमारा सब्जेक्ट मैटर होती हैं, क्या होती हैं शाबाश, किताबें हमारा सब्जेक्ट मैटर होते हैं। हाँ जी, वो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स होता है, उस कोर्स की डिटेल में वो जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है। अरबी के अंदर करिकुलम को मिनहाज कहा जाता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस एग्जांपल हमारे यहाँ जो उलमा बनते हैं और दरस निज़ामी कोर्स पढ़ते हैं, 8 साल का ये कोर्स होता है दरस निज़ामी का। अच्छा, ये देखें हिल्डर टाबा और JF कर, ये टाबा फ़ीमेल थी, कर मेल थे। तो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको समझ लग जाए पहले कोर्स करिकुलम की। ठीक है, अब ये देखें कि टाबा ये कहती हैं, यहाँ पे वर्ड कोर्स यूज़ हुआ है ना, मैंने कहा आपको फिर परेशान ना हो कि कोर्स क्या बुला गई है करिकुलम के अंदर। टाबा फ़ीमेल थी। ख़वातीन को घर की जीनत या चार दीवारी की जीनत बोला जाता है। जी सर। ये जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस है, ये वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए या फीमेल के लिए? फीमेल के लिए होता है। बस इधर से थोड़ा सा एक माइंड में एक पॉइंट रखिए, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन पेपर में अक्सर पूछी जाती है। वो स्टूडेंट मिक्स हो जाते हैं कि भाई यार ये किसने ये बात कही, और क्योंकि मिलती जुलती हैं तकरीबन, कॉन्सेप्ट सेम है। ये कहती हैं ऑल द ऑर्गेनाइज कोर्सेज एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, वो तमाम कोर्स एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस तमाम, ऑल विच द स्टूडेंट हैव, जो स्टूडेंट को दिया जाता है या स्टूडेंट जिसको रिसीव करते हैं, अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल की डायरेक्शन में, वेदर इन द क्लास आर आउटसाइड द क्लास, वेदर इन द क्लासरूम आर नॉट, यानी क्लासरूम के अंदर, स्कूल की बात नहीं है, क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर। ठीक है, यानी स्कूल की बाउंड्री के अंदर रहते हुए क्लासरूम में या क्लास के बाहर जो कुछ एक बच्चा कोर्स एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस हासिल करता है, वो उसका क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है। ठीक है, अब करिकुलम में मैंने बताया कि बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ और स्कूल से फारिग हुआ, पूरे 6 घंटे स्कूल में रहा, जो कुछ सीखा सारे का सारा करिकुलम होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि स्कूल में असेंबली से जो सीखता है वो करिकुलम कैसे है, एक दूसरे बच्चे से कुछ सीखता है वो करिकुलम कैसे है, उस्ताद से सीखता है वो क्या। दूसरी डेफिनेशन है JF कर की, ये कहते हैं ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल, तमाम लर्निंग, तमाम जो कि प्लान की और गाइड की स्कूल ने, कहाँ पे, वेदर इट इज़ कैरिड इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली, ये चाहे बच्चे अकेले अकेले सीख रहे हैं या ग्रुप की शक्ल में, इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। अब चूँकि ये मेल थे तो मेल वैसे ही, मतलब मैंने अभी आपको समझाने की बात कोशिश की है कि मेल चादर चार दीवारी से तकरीबन बाहर ही तशरीफ़ फरमा होते, तो इसने कहा कि स्कूल के बाहर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है जो कि स्कूल उनको दे रहा है तो वो भी करिकुलम है। अब मिसाल के तौर पर बच्चे होमवर्क करते हैं, वो कहाँ जाके करते हैं, स्कूल में बैठ के, घर जाके। बच्चे को टूर पे जाते हैं, कहाँ बैठ के करते हैं, कहाँ जाके करते हैं, आउट ऑफ स्कूल जाके वो विज़िट करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। तो अच्छा, इसी तरह कोई गेम्स या स्पोर्ट्स कंपटीशन है तो मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान, अब वो भी साफ ज़ाहिर है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो भी इसके अंदर आएंगी। तो इसने स्कूल के अंदर रह के सब कुछ हासिल करने को करिकुलम कहा। इसने कहा कि स्कूल से बाहर भी अगर कोई काम ऐसा है जो स्कूल करवा रहा है तो वो भी करिकुलम है। ठीक है जी, तो होपफुली ये डेफिनेशन इसकी आपको अब नहीं भूलेगी, इंशाल्लाह भूलनी भी नहीं चाहिए।
ये स्लाइड हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम 4 होते हैं। मीड ने ये बात कही थी और ये सवाल पेपर में पूछा भी जा चुका है कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कितने होते हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं। अभी हमने परसों पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, कोई बता सकता है उनके नाम? शाबाश, आप लोगों ने परसों पढ़े थे। I think sir, जी philosophy, psychology, sociology, नहीं, ये नहीं थे, and fourth History. one is ये नहीं थे। Is that फिर foundation? चार थे उसमें एक ऑब्जेक्टिव था, दूसरा करिकुलम था, थर्ड पेडागोजी था और फोर्थ इवैल्यूएशन था। वेरी गुड। अब यहाँ पे इनमें और उनमें क्या डिफरेंस आपको मिला है? Content. सर ऑलमोस्ट सेम ही है। कंटेंट्स जो है वो नेम सिर्फ मेरे हमें चेंज है। करिकुलम को बेसिकली उन्होंने कंटेंट का नेम दे दिया। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे करिकुलम था, बाकी तीनों यही थे, यहाँ पे कंटेंट आ गया। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंस है ये। और इनकी फाउंडेशन भी सेम है, इनकी दोनों की फाउंडेशन भी सेम है। वही अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन, तालीमी मकासद हम करिकुलम के बगैर हासिल कर ही नहीं सकते। और करिकुलम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम यानी करिकुलम के मकासद बुनियादी चीज़ें जहाँ पे जिनकी बेस पे करिकुलम डिज़ाइन किया जा सकता है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप तालीमी मकासद हासिल करना चाह रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, और आपके पास करिकुलम नहीं बना हुआ तो आप हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप करिकुलम बनाना चाहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ द करिकुलम, ये क्या होती है? ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे सारा का सारा करिकुलम किसी भी सब्जेक्ट का डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एलिमेंट्स किसने दिए थे? मीड ने दिए थे। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं फाउंडेशंस। फाउंडेशन भी वही हैं, आपने फ़िलहाल इनके नाम याद रखने, फिर रेगुलर सेशन में आपको इनकी डिटेल में बताऊंगा। वही 4 है, फ़िलासफ़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। इस सवाल आ चुका है, डेफिनेशन पूछी गई है पेपर में कि वो फोर्सेज या फैक्टर जो कि किसी करिकुलम को बनाने में असरअंदाज होते हैं, उन फोर्सेज या फैक्टर्स को हम फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम कहते हैं। फैक्टर that affect the development of the curriculum are called foundations of the curriculum. Factors that affect the foundation of the development of the curriculum are known as foundations of curriculum. आप देखें ये 4 ही हैं, ये वही वाले हैं जो आपने एजुकेशन में पढ़े हैं। उधर मैंने जो डिटेल बताई थी वो यहाँ पे यूज़ होगी। अब उसके बाद है जी करिकुलम डिज़ाइन। डिज़ाइन किसको कहते हैं? किसी चीज़ का डिज़ाइन क्या होता है? कोई नक्शा या फ्रेमवर्क होता है, ऐसे ही होता है ना। घर का डिज़ाइन हो गया, ठीक है, कपड़ों का कोई डिज़ाइन हो गया, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट पे कमरा बनाया गया, इस फॉर्मेट पे फर्नीचर है, इस फॉर्मेट पे सोफ़ा है, इस फॉर्मेट पे जो है ना वो कपड़े डिज़ाइन किए गए। ठीक है, वो बेसिकली कोई नक्शा होता है, कोई फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो आप देखें एक जो है ना, अब बात करें कमीज़ की बात करें, कुर्ते की बात करें, घर की बात करें या चेयर की बात करें, अब उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है। चीज़ें कितनी होती हैं उसके अंदर? वही होती हैं। एक बॉल पेन देख लें सिंपली, ठीक है, अब उसमें चीज़ें वही हैं। उसमें इंक है, स्प्रिंग होगा, अच्छा उसमें एक वो नीडल होगी लिखने वाली, और उसका कवर होगा। अब यही चीज़ें होती हैं एक बॉल पेन के अंदर। लेकिन आप देखें कि हर कंपनी का डिज़ाइन मुख्तलिफ है। डिज़ाइन क्या है? मुख्तलिफ होता है। इसी तरह जो करिकुलम बनाया जब जाता है ना, उसमें कंपोनेंट तो वही चीज़ें होती हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये कंटेंट हैं, ये इस तरह उनको पढ़ाना है और इस तरह इम्तिहान लेना है। 4 चीज़ें हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये पेडागोजी का दूसरा नाम होता है, इवैल्यूएशन। इनकी तरतीब क्या होगी? कौन किसको पहले रख रहा है, कौन किसको बाद में रख रहा है? अच्छा, उसमें जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस या पेडागोजी है, तो उसको पढ़ाया किस तरह जाएगा? कोई अपना तरीका बता रहा है, कोई अपना। तो अ फ्रेमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ करिकुलम। दूसरी डेफिनेशन, नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एंड पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हमारे पास 2 फंडामेंटल बेसिक जो है ना डिज़ाइन यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड जिसको ओल्ड या ट्रेडिशनल डिज़ाइन कहा जाता है, जबकि एक्टिविटी सेंटर्ड को मॉडर्न डिज़ाइन कहा जाता है। किसी भी मुल्क के अंदर जो करिकुलम है ना, ये जो डिज़ाइन हम चूज़ करते हैं वो उस मुल्क की जो करिकुलम की फाउंडेशन है उनको देख के किया जाता है। अब देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन है। आप लोगों ने मतलब ये है कि थोड़ा बहुत पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया, या BEd MAd किया होगा, पढ़ा होगा।
तो अब थोड़ा सा एक चीज़ के अंदर डिफरेंस अगर आपसे मैं पूछूं तो आपके नज़दीक ये सब्जेक्ट सेंटर्ड और एक्टिविटी सेंटर्ड दोनों में डिफरेंस क्या होता है? शाबाश। या क्या हो सकता है आपके नज़दीक? सब्जेक्ट सेंटर सब्जेक्ट सेंटर्ड में जो होगा वो स्टूडेंट पैसिव होगा मतलब और टीचर एक्टिव होगा, और जो एक्टिविटी सेंटर्ड होगा उसमें स्टूडेंट एक्टिव होगा और टीचर जो है वो पैसिव होगा, मतलब वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी को अपने माइंड में रखिएगा। थ्योरी बेस्ड एंड प्रैक्टिस बेस्ड। हाँ, अब थ्योरी बेस्ड एंड प्रैक्टिस। अब जो मोहतरमा ने बात की है, अब सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन क्या होता है? ट्रेडिशनल जो और डिज़ाइन है ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है। अब इसके यहाँ इसमें हम क्या करते हैं कि करिकुलम प्रेजेंट किया जाता है सब डिफरेंट सब्जेक्ट की शक्ल में, मैथ, उर्दू, इंग्लिश। इस डिज़ाइन को टीचर सेंटर डिज़ाइन कहा जाता है। उस्ताद ने जाके पढ़ाना है। अब उस्ताद ने पढ़ाना है, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाना है, बच्चों को नहीं उसने ख्याल रखना, ठीक है, कि बच्चे इस तरीके से समझेंगे ये मेथड ठीक है या नहीं है। उस्ताद आल इन आल है, तो इसलिए हम कहते हैं ये टीचर सेंटर डिज़ाइन है। उस्ताद अपनी मर्ज़ी से प्लानिंग करके जाता है। रिजिड प्लानिंग से मुराद ये उस्ताद ने प्लानिंग की और जाके पढ़ाना शुरू किया, तो अगर बच्चों को समझ नहीं है भी आ रही तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, वो उसी मेथड से टाइम ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। क्लासरूम क्वाइट है, खामोशी होती है, बच्चे बेचारे चुप करके सुन रहे हैं, ठीक है। बच्चों के नीड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़ की कोई परवाह उस्ताद नहीं करता। सब्जेक्ट्स के दरमियान कोई लिंक रब्त पैदा नहीं करता कि वो फ़लाँ सब्जेक्ट में ऐसे था, उसको हमने ऐसे किया था। उस्ताद इस तरह की कोई बात नहीं करता। ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? जहाँ पे क्लास साइज़ ज़्यादा है, उस्ताद आया, उसने चुप कर किताब उठाई, लेक्चर देना शुरू किया, वो एंड तक लेक्चर देगी, उधर से बेल बजी और उस्ताद बाहर चलेगा, बच्चे वैसे के वैसे बैठे। टीचर ट्रेनिंग इसमें इतनी ज़्यादा फोकस नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उस्ताद ने अपनी मर्ज़ी से अपनी समझ के मुताबिक पढ़ाना है। टीचर एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करता है, ठीक है। टॉपिक को छोटे पार्ट्स में, कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं टॉपिक्स को की डिवीज़न, टॉपिक को डिवाइड कर देता है। बच्चों को क्या करना पड़ता है? बेचारों को रोट लर्निंग, क्रैमिंग या रट्टा लगाना, ठीक है। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे नहीं होता। तो सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन बेसिकली क्या है? ओल्ड या ट्रेडिशनल पैराडाइम है, ठीक है। तो इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? सब्जेक्ट के ऊपर है, बच्चे के ऊपर नहीं। अब इसके बरक्स जो दूसरा डिज़ाइन होता है ना, ठीक है, उसको हम अगर देखें तो इसमें फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा? इसमें सारी चीज़ें उसके उल्ट होंगी, ठीक है। बेस्ड ऑन ये जोहन डेवी की थिंकिंग पे है, ये मॉडर्न है। इसको प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस या लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है। अब वो क्या करता है? उस्ताद की इंटरेस्ट पे फोकस करता है, बच्चे की इंटरेस्ट पे नहीं। बच्चे की इंटरेस्ट को, एबिलिटीज़ को इग्नोर किया जाता है। इट फोकसेस ऑन द चाइल्ड, हिज इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। बच्चे की एज, मेंटल लेवल, पेस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। उसमें हमने कहा कि रिजिड प्लानिंग होती है और प्री प्लानिंग टीचर करके जाता है और उसी से पढ़ाता है, पहले से जो उसने सोच लिया कि ऐसे पढ़ाऊंगा जाके वैसे। इसमें चूँकि बच्चे की नीड इंटरेस्ट को देखा जाता था, नो रिजिडिटी इन प्लानिंग, नो प्री प्लानिंग। प्लानिंग में कोई रिजिडिटी नहीं होती, यानी वो पहले से फिक्स करके अगर कुछ कर भी गया तो उसको चेंज कर लेगा। प्री प्लानिंग होगी नहीं, ठीक है। टीचर इसमें टीचर की ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जो मेथड उसे पता है उसे बच्चे ना समझें, तो इसलिए उसको मुख्तलिफ मेथड सिखाए जाते हैं। स्टूडेंट एक्टिव होगा, टीचर पैसिव होगा, ठीक है। कोऑपरेटिवली क्लास के अंदर वर्क करेंगे, क्लासरूम में जो खामोशी है वो नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ किया जाएगा। ये एलिमेंट्री क्लासेस के लिए हमारे यहाँ जो टीचिंग मेथड यूज़ किया जाता है वो भी एक्टिविटी सेंटर्ड है। क्यों? क्योंकि हमारा करिकुलम इस तरह का बनाया होता है, एक्टिविटी सेंटर्ड, ठीक है। ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। क्लासरूम इज़ नॉइजी एंड स्टूडेंट्स आर बिजी इन एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट्स। तो ये बेसिक डिज़ाइन होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं: सब्जेक्ट, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन। सब्जेक्ट डिज़ाइन में हर सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाया जाता है, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट अलग अलग, इंग्लिश, उर्दू पढ़ाया जाता है। एकेडमिक डिसिप्लिन डिज़ाइन, इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट को इकट्ठा कर दिया जाता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट को, जबकि ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन में सिमिलर सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये इन 3 का आपस में डिफरेंस है, इसकी सब टाइप्स थी। अब उसके बाद है जी इंटीग्रेटेड करिकुलम। अच्छा, आपने सोशल स्टडीज़ की किताब देखी होगी, माशरती उलूम की, जी देखी है, पढ़ी है?
जी सर। अच्छा, अब वो जो किताब है ना जी सोशल स्टडीज़ की, बेसिकली उस किताब के अंदर होता क्या है कि इस किताब में हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपस में ब्लेंड किया होता है, मिक्स किया होता है। ठीक है, उसमें क्या किया होता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपस में मिक्स किया मर्ज होता। और वो किया, मिक्स किया होता है। अब जैसे देखिए उसमें पाक स्टडी भी होती है। अब ये इसमें चीज़ें अगर आप देखें, ये उसकी है, इसमें ये हिस्ट्री की चीज़ है, ये वेदर से रिलेटेड है, ये कल्चर से रिलेटेड है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है तस्वीरें, और ये जो है ना हमारी जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ है। तो यानी मकसद बात करने का कि मुआशरती उलूम की बात है, मुख्तलिफ मज़ामीन को मर्ज किया जाता है ताकि इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बच्चे को हम वो कराएं, समझा दें। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुला, इसको फ्यूज्ड करिकुला, इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, थीमेटिक या सिनर्जिस्टिक, ये सारे इसके नाम हैं, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, इंटर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, इंट्रा का मतलब होता है किसी सेम ग्रुप से, सेम चीज़ से। अब इंटरडिसिप्लिनरी से मुराद ये है दो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मज़ामीन को जब मिक्स किया जाता है तो वो इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन होती है। और जब किसी एक ही एरिया के मुख्तलिफ, अब जैसे देखिए जनरल साइंस, अब जनरल साइंस इंट्राडिसिप्लिनरी एक इंटीग्रेटेड करिकुलर है। अब उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको आपस में मर्ज किया जाता है, ये सेम एरियाज़ हैं, साइंस के हैं। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, जैसे आप तीसरी चौथी में साइंस, जनरल साइंस पढ़ते हैं, वो होते हैं इंटीग्रेटेड है वो भी, लेकिन क्या होता है अब वही 9th 10th में जाएं तो फिर आगे सब्जेक्ट तकसीम हो जाते हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ। तो इंट्राडिसिप्लिनरी क्या होता है, सेम कैटेगरी से। अब इंटरडिसिप्लिनरी जैसे मुआशरती उलूम है, अब इसमें जियोग्राफी और चीज़ है, कल्चर और चीज़ है, जो क्लाइमेट है या इन्वायरमेंट और चीज़ है, हिस्ट्री इसके अंदर जो है ना वो और चीज़ है, पाक स्टडी और चीज़ है, इनको मर्ज किया जाता है, ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी। थीमेटिक, सिनर्जिस्टिक या इंटीग्रेटेड कहते हैं किसी चीज़ का कंबाइन होना, फ्यूज़ होना। अब इसमें मुझे ये बताएं कि अब इसमें ये 5-7 सब्जेक्ट मिलाए गए हैं, तो क्या सब्जेक्ट्स की, हर सब्जेक्ट की मुकम्मल डिटेल होगी या थोड़े थोड़े टॉपिक्स होंगे उनके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट? जी क्या होता है जी? सर few टॉपिक चंक्स होंगे सर उनके टॉपिक मुकम्मल होंगे important। टॉपिक। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे और कंप्रेस्ड शॉर्ट फॉर्म में होंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके एक किताब बनाई गई है। हमारे यहाँ ये प्राइमरी लेवल पे इंटीग्रेटेड करिकुलम यूज़ होता है, इसमें लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से मुराद ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट निचोड़ को कहते हैं। तो हर सब्जेक्ट का निचोड़ कह लें, क्रक्स कह लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट डिटेल कह लें, ये इस शक्ल में, एब्स्ट्रैक्ट शक्ल में होती है। ठीक है, इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। अब इंटीग्रेटेड करिकुला का मकसद क्या होता है? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ़ बुक्स एंड बस्ता लोड। अब साफ है अगर ये 4 किताबें भी हम ऐड करें तो प्राइमरी लेवल पे बच्चे के पास 10 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हम बस्ता लोड को कम करने के लिए फिर ये यूज़ करते हैं। एक टर्म यूज़ होती है क्रॉस कटिंग थीम्स। आपने ये देखा होगा, नोट किया होगा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे एक चैप्टर आपको उसमें मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा पहला। ठीक है, अच्छा इस्लामियात देखेंगे तो उसमें मतलब ये है कि सीरत तैयबा पे उसमें भी आपको चैप्टर 2-3 मिलेंगे। उर्दू में भी कोई ना कोई होता है, मुआशरती उलूम में भी कहीं ना कहीं होता है कि नहीं होता? जी ऐसे होता है। होता है। अच्छा ऐसे क्यों होता है? हम तो एक ही सब्जेक्ट में बता दें, इस्लामियात में क्यों बताने की कोशिश करते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक पे जितना भी हम लिखना चाहें तो लिख तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप देखें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलू बच्चों को बताना चाह रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर दी जाए, हम इंग्लिश क्यों हमने पढ़ानी है, कुछ उधर शामिल कर दिया, कुछ इस्लामियात में शामिल कर दिया, कुछ उर्दू में शामिल कर दिया, और कुछ जब से नात है उर्दू में यकीनन होगी, उर्दू के सब्जेक्ट में यकीनन होगी। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में पहला सबक यकीनन होगा, इधर आप आ जाएं उसकी बात कर लें, इसकी इस्लामिक स्टडी तो सीरत है वहाँ पे भी होगी। तो इसको कहते हैं क्रॉस कटिंग थीम, कि एक टॉपिक को एक ही सब्जेक्ट में मुकम्मल डिटेल में पढ़ाने के बजाय हम उसको थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ मज़ामीन में शामिल कर देते हैं। क्या कहते हैं जिसको? क्रॉस कटिंग थीम्स बोलते हैं। उसके बाद है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है कि जो अनरिटन होता है। क्या होता है? अनरिटन सोशल रूल्स। हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पर अब एक बच्चा जो है ना वो स्कूल में जाता है,
वहाँ पे एक जो टीचर है ना, उसको प्यास लगी है तो उसने पानी मंगाया। अब पानी वो पढ़ा रहा था, चेयर पे बैठ गया और वहाँ उसने वो सुन्नत के मुताबिक पानी पिया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, 3 सांसों में पिया, फिर गिलास रखा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर पढ़ा। अब वो 6 सुनते उसने पानी की पूरी की। यहाँ पे उसने बच्चों को नहीं बताया कि ये करना होता है पानी पीने के दौरान, उसने कुछ भी नहीं बताया। वो मतलब रूटीन में उसकी एक आदत है कि वो जो है ना, वो एक दूसरा टीचर है, वो जब भी आता है बच्चों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं। उसने कभी बच्चों को नहीं कहा कि बेटा जो है ना जब भी कोई आए तो सलाम, कभी नहीं कहा। जाते हुए अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। मतलब एक मिसाल में समझाने की कोशिश करूँ। अब ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे ने सीखी हैं स्कूल से। हम क्या कह रहे थे कि करिकुलम क्या होता है, तमाम चीज़ें जो बच्चा स्कूल से सीखता है। अब ये चीज़ें अनरिटन होती हैं, कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि हर बच्चा ये काम करे। वो उस्ताद की एक अपनी रूटीन होती है, उस अच्छी चीज़ को बच्चा पिक कर लेता है। इसको कहते हैं अनरिटन होता है, ये हिडन करिकुला। इम्प्लिसिट गैर वाज़े को कहते हैं, हिडन इम्प्लिसिट भी होता है। ये बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस में शामिल होता है, यानी बच्चा इसको अपने दिमाग से सोचता है कि उस्ताद ये अच्छा काम कर रहा था। अनरिटन है, अनऑफिशियल होता है, ऑफन अनइंटेंडेड है। अक्सर ये होता है कि उस्ताद ये भी नहीं सोच रहा होता कि बच्चे मुझे ऑब्ज़र्व करें या सीख रहे हैं मेरे से, तो स्कूल के अंदर, ठीक है। तो इसको बाइबर ने कहा था कि अनरिटन सोशल रूल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर दैट वी आल सीन टू नो बट वर नेवर टॉट, जो हम देखना चाहते हैं जबकि ये हम पढ़ाते नहीं हैं। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने अपनी किताब लाइफ इन द क्लासरूम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फिज़िकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के फिज़िकल इन्वायरमेंट से बच्चा जो कुछ सीखता है वो हिडन करिकुलम कहलाता है, जो लिखा हुआ नहीं होता, ना किताब के अंदर ना क्लास की एक्टिविटी। बच्चा जस्ट ऑब्जर्व करता है और उसे सीखता है। फिर है कोर करिकुलम। आपने देखा होगा कि आपने जो है ना, वो नर्सरी में आप दाखिल हुए, इंग्लिश आपके सर थी, उर्दू आपके सर था, मैथ आपके सर थी। वो मैट्रिक तक हम पहुंच गए, इन सब्जेक्ट्स ने जान नहीं छोड़ी हमारी। तो वो एरियाज़ जो कि हर बच्चे के लिए सीखना समझना बुनियादी तौर पर ज़रूरी होता है, उनको रिपीटेडली ये पढ़ाए जाते हैं, उनको कहते हैं कोर करिकुलम। सेंट्रल नॉलेज दैट आल स्टूडेंट रिक्वायर टू अचीव, ये हमारे सोशल सोसाइटी की जो नीड्स होती है ना, सिविक नीड्स जिन्हें कहा जाता है, तो ये जैसे कैलकुलेशन हमारी ज़रूरत है या ज़रूरियात ज़िंदगी में एक अहम रोल रखती है। लैंग्वेज एक अहम रोल रखती है। इंग्लिश हम पढ़ते हैं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक चीज़ हमारी इंग्लिश में होती है, ठीक है। तो ये कॉमन लर्निंग होती है, ये सब के लिए, सारे बच्चों के लिए कॉमन लर्निंग होती है। ये परसिस्टेंट एंड रिकरिंग प्रॉब्लम जो हमारे यूथ के होते हैं, तो वो उनका इसके अंदर जिक्र होता है, या यूथ को जिन चीज़ों की प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत होती है। तो इसमें एसेंशियल चीज़ें सिखाई जाती हैं, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें कोर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका पैटर्न फ्लेक्सिबल है, यानी ये कि चेंज भी होता रहता है। तो कोर करिकुलम क्या कहलाता है जी? शाबाश। इसमें वो एरियाज़ या वो सब्जेक्ट शामिल होते हैं जो कि पढ़ना जानना हमारे बच्चों के, तमाम बच्चों के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। हाँ, कंपलसरी होता है। अब उसके बाद होता है जी, हाँ, उसके बाद होता है जी नल करिकुला। अब नल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। एलियट एंसर ने ये दिया था कॉन्सेप्ट। इसको एक्सक्लूडेड करिकुलम भी कहते हैं। नल करिकुलम वो होता है जो पढ़ाया नहीं जाता, जानबूझ के नहीं पढ़ाया जाता। एक तो है ना कि इम्प्लिसिट, जो किया जाता है, नज़र आ रहा होता है लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा होता, समझाया नहीं जा रहा होता। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाती। ये इसकी दो वजह होती हैं। या तो वो कोई ऐसा इशू होता है कि जो डेलिबरेटली चीज़ टीचर जानबूझ के नहीं पढ़ाता कि उससे कोई इशू ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये इस जंग का नाम सुना होगा, जंग जमल, ठीक है। ये जंग जमल बड़ा एक मशहूर जंग है। अब इस पर मुसलमानों की आपस में बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, शिया सुन्नी की। अब ये कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी करिकुलम के अंदर ये आप पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, कभी भी आपको ये पढ़ने को नहीं मिली, क्योंकि इससे इख्तलाफात हैं। एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात मुबारक हैं, दूसरी तरफ अमीर शाम थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम जानबूझ के नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो नल करिकुलम वो होता है जो कि नहीं पढ़ाया जाता, एक्सक्लूडेड करिकुलम इसको कहते हैं, ठीक है। टीचर इग्नोर करता है या जानबूझ के, डेलिबरेटली या अननोइंगली। कुछ बात वक़्त यूँ भी होता है कि टीचर समझता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। अभी हम इंशाल्लाह रेगुलर सेशन लेंगे, टॉपिक किताब के अंदर मौजूद होंगे, टॉपिक मौजूद होगा, नोट्स के अंदर, बुक के अंदर मौजूद होगा, और उसमें जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कहूँगा इसको नहीं पढ़ना, मैं भी नहीं पढ़ा रहा,
वो आप लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, नोट्स में चीज़ शामिल है, उस्ताद हमारा पता नहीं अक्ल से फारिग है, ये कहता है कि नहीं पढ़ना। उसकी वजह होती है कि ये टॉपिक इंटरव्यू के हवाले से अहम है, टेस्ट में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी छोड़ दें, ऐसे भी ये आपको इंटरव्यू तक भूल जाना है। ठीक है, बस इसकी डेफिनेशन और की हेडिंग्स देख लें कि ये इसमें शामिल, इतना ही कहूँगा, बाकी छोड़ दें। इसको कहते हैं नल करिकुलम। वो करिकुलम जो जानबूझ के नहीं पढ़ाया जाता उसको हम क्या कहते हैं, नल करिकुलम। उसके बाद है स्पायरल करिकुलम। अब एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है ना, ग्रेड 2 में दाखिल, ग्रेड 1 में दाखिल होता है, तो सबसे पहले मैथ में उसको क्या सिखाया जाता है, जमा सिखाया जाता है, ज़रब, तकसीम, अलजबरा, ज्योमेट्री, या फिर उसको हिंसे सिखाया जाते हैं 1 to 100। जी, क्या सिखाया जाता है? सर शेप सिखाई जाती है, शेप शेप, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाई जाएगी पहले या काउंटिंग सिखाई जाएगी, हिंसे सिखाए जाएंगे सबसे पहले? सर काउंट इनसे सिखाई जाएंगी, काउंटिंग सिखाई जाएगी। सबसे पहले उसको नंबर सिखाए जाते हैं 1 से 10 तक। हमारे यहाँ जो इसी क्लास है उसमें 1 से लेकर 10 तक सिर्फ नंबर सिखाए जाते हैं पूरा एक साल बस। अगले साल में 1 से 100 तक। फिर जब ये बच्चा ग्रेड 2 में आता है तो फिर हम इसको सिंपल एडिशन सिखाते हैं, 1 डिजिट एडिशन, 2 जमा 3, 3 जमा 4, सिर्फ एडिशन। अगले ग्रेड में आके उसको सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। तीसरी जमात में जब हमारा बच्चा पहुँचता है तो उसको हम डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन भी 1 डिजिट सिखा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उससे आगे फिर इशारिया की जमा, हासिल की जमा, अलजबरे की जमा, वो उससे भी अगले लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। अब मुझे बताएं कि दूसरी क्लास में जो बच्चा जमा सीख रहा है और जो 8वीं में एडिशन का कॉन्सेप्ट सीख रहा है किसी अलजबरा के ज़रिए, तो उनमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना होता है? एक इंतहाई आसान है और एक इंतहाई मुश्किल लेवल पे पहुंचा हुआ बच्चा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पायरल करिकुलम। जब टॉपिक्स को रिपीटेडली पढ़ाया जाता है, ये एक सब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, यानी शुरू वाला टॉपिक आसान, फिर अगला उससे मुश्किल, अगला उससे मुश्किल, अगला वो जुड़े हुए टॉपिक हैं सिमिलर टॉपिक, वो उससे मुश्किल। इसको कहते हैं स्पायरल करिकुलम। जी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हाँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब सिमिलर टॉपिक्स को रिपीटेडली बच्चों को दिया जाता है और उनकी कम्प्लेक्सिटी में इजाफा किया जाता है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, इसको हम क्या कहते हैं, स्पायरल करिकुलम कहते हैं। ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था, ये नीचे हज़रत तशरीफ़ फरमाएं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पायरल करिकुलम। अब करिकुलम के डिफरेंट मॉडल्स हैं। करिकुलम के क्या हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। मॉडल एक फॉर्मेट को कहते हैं कि करिकुलम आपने जब डिज़ाइन करना है तो ये वाला फॉर्मेट चूज़ करें। ठीक है, इसमें वही एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम को हम आपस में इंटीग्रेट करते हैं। इस स्लाइड में से 1 या 2 नंबर का सवाल आपका आ सकता है। हमारे यहाँ ये सबसे कॉमन, सबसे इम्पॉर्टेंट यही 7 मॉडल्स हैं। टेलर मॉडल 1949 में राफ टेलर ने दिया, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। टाबा, हेडलर टाबा ने 1962 में दिया, इसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं। डी.के. व्हीलर ने साइक्लिकल मॉडल 1967 में दिया, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। जे.एफ. कर ने मॉडल दिया 1968 में, इसके 4 कंपोनेंट हैं। निकोल्स ने सिचुएशनल एनालिसिस मॉडल दिया 1976 में, इसके 5 कंपोनेंट हैं। फ्लो चार्ट या स्टेज बेस्ड मॉडल है लाटन का, इसके 5 कंपोनेंट हैं। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल होता है करिकुलम का। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो 7 हमारे क्या हैं, डिफरेंट करिकुलम मॉडल्स हैं जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब ये देखें कि इनमें हम एक इसको पढ़ लेते हैं, बाकी जो है ना वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपने एक नज़र इनको देख लेने अभी, चूँकि नमाज का टाइम भी हो जाएगा फिर। तो आज ये लेक्चर सारा ऑब्वियसली हमारा नहीं हो सके क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अच्छा, अब इसमें एक को हम देख लेते हैं, सबसे पहले वाले को। ठीक है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है। किस चीज़ की हमने बात की है? बात हमने ये की है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है और एक्टिविटी सेंटर्ड। बिल्कुल उसी तरह है कि ये जो प्रोसेस मॉडल होता है ना, इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। लॉरेंस स्टेनहाउस ने दिया, इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि एक्टिविटीज़ कराई जाना, बच्चों को एक्टिव रखना, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, उनको सोशल बनाने पे, लाइफ स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कराना। तो एम्फेसाइजेस लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रोसेसेस। ये फ्लेक्सिबल है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होता है। टीचर का रोल बच्चों को फैसिलिटेट करना है। इसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होती है, टीचर की पार्टिसिपेशन कम होती है। ठीक है, ये नीचे से अगर देखें ना, ये बिगर चीज़ है इधर से, और इधर से ये
नैरो होती जा रही। तो ये है टीचर कंट्रोल, टीचर इन्वॉल्वमेंट। और इधर अगर आप देखें तो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कम है। ये उसके उल्ट होता है टाबा टेलर मॉडल। इसमें स्टूडेंट का कंट्रोल कम है, देखें ये नीचे देखें, और ये टीचर का कंट्रोल ज़्यादा। ये वही अभी हमने जो पढ़ा है सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो ये टेलर ने दिया, इसका फोकस बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट पे होता है, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस होता है? टीचर की टीचिंग के ऊपर फोकस होता है कि टीचर ने जो उसके माइंड में उसने वही पढ़ाना है, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाना है, टीचिंग को इम्प्लीमेंट करना है, करिकुला को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें स्टूडेंट के नीड इंटरेस्ट को फोकस नहीं किया जाता, एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती। टीचर पैसिवली एक्टिवली काम कराता है, बच्चे पैसिवली सुनते हैं। ये प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल है। अभी हम क्लास को बिल्कुल वाइंड अप करने जा रहे हैं जी। ये कुछ स्लाइड्स हैं, ये फिर आपने देख लेनी है नोट्स, और जो रेगुलर हमारा सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारा टॉपिक मुकम्मल कराया जाएगा। इस तरह की टॉपिक स्किप नहीं होंगे। अब रही बात यह कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बार बार लोग स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूरे सेशन की रखी है 2000। अब इसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली एक लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। उसका प्री टेस्ट होगा, उसका पोस्ट टेस्ट होगा, हर लेक्चर के MCQs होंगे, हर लेक्चर के नोट्स अलग होंगे, हर लेक्चर के MCQs भी आपको अलग होंगे। ये डेली की रूटीन होगी। जैसे एक चैप्टर हमारा मुकम्मल होगा, फिर उस पूरे चैप्टर के मुख्तलिफ बुक्स में दिए गए, वेबसाइट पे दिए गए MCQs हैं, वो अलग एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे आपको भेजे जाएंगे। 2 चैप्टर्स के दरमियान कोई ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि आपका पेपर विद इन 50 डेज़ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इन केस अगर हमें लगेगा कि कहीं पे जो है ना वो ये होने जा रहा है कि जी इम्तिहान पहले होने जा रहा है, हमारे एक स्केजुअल टाइम से भी पहले जो हमने तरतीब दिया हुआ है, तो फिर हम थोड़ा सा लेक्चर्स की स्पीड बढ़ा देंगे, एक दिन में 2 लेक्चर कर देंगे, ठीक है। तो एक दिन में 2 लेक्चर्स के नोट्स और उनके टेस्ट और वो लेक्चर्स वो प्रोवाइड आप लोगों को कर देंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आपके 2 माह के अंदर पेपर होगा। इससे जल्दी भी नहीं होगा इस दफ़ा, क्योंकि पहले तो ये तकरीबन 35 से 40 दिन के अंदर एग्ज़ाम स्केजुअल कर देता है FGI। इस दफ़ा हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे। अब उसमें जो लोग जिन्होंने TGT के लिए अप्लाई किया और SST दोनों सीट्स के लिए, हम उनसे सिर्फ़ एक ही फ़ीस ले रहे हैं, और वो फ़ीस होगी SST की 2000, बाकी TGT में हम उनको। अब किसी ने सिर्फ TGT के लिए अप्लाई किया, SST के लिए अप्लाई नहीं किया, उसके लिए हमने सिर्फ फ़ीस रखी है 1000। उसमें हम इंग्लिश और पैडागोजी पोर्शन कवर करवाएंगे, और वो अपना सब्जेक्ट वाला नहीं करवाएंगे। जो है ना SST का वो 100% हम करवाएंगे, इंग्लिश भी और पैडागोजी भी। तो आप लोगों को वो अकाउंट नंबर भेजा जाएगा ग्रुप के अंदर, उसको चेक करें, उसमें अपनी फ़ीस पे करें। कल से हमारा सेशन स्टार्ट है, कल डे 1 है, लेक्चर नंबर 1 होगा। जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे है कल वो ज्वाइन कर सकेगा, और जिसकी नहीं होगी वो ज्वाइन नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ, टाइमिंग हम रात को रखेंगे, इवनिंग को 7 PM। लाइव लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों का लाइव लेक्चर नहीं होगा, आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर दिया जाएगा। लाइव लेक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक और सेशन ले रहे हैं, तो उसमें हम ये आपको कर सकते हैं कि आपके दिन में हम 2 लेक्चर रख लेंगे। स्टार्ट में आप लोगों का कोई लाइव लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि कल भी लाइव हो, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, प्लान करेंगे उस पर कैसे करें। लेकिन शुरू में ये है कि आप लोगों को अगर हम लेक्चर डबल करते हैं तो फिर तरतीब ये होगी कि आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा, एक लाइव दिया जाएगा। मेरी कोशिश भी ये है कि आप लोगों को कम से कम एक लाइव लेक्चर रोज़ाना दिया जाए, ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है ना 45 से 50 डेज़ में मुकम्मल हो जाए। ये जो आपका एजुकेशन का पोर्शन है, ये बहुत लेंथी कोर्स है, इतना मतलब शॉर्ट नहीं है, 60 लेक्चर पे मुश्तमिल है, क्योंकि इसमें पूरा B.Ed का कोर्स इसमें शामिल किया हुआ है। तो आप लोगों को इसमें जो पास पेपर हैं, हमारे पास तो कोई SST और इनके TGT के तकरीबन कोई 10 के करीब पेपर हैं। इंशाल्लाह वो सारे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, किसी और किताब के अंदर वो शामिल नहीं है, हमारे पास हमारे नोट्स में इंशाल्लाह वो शामिल भी हैं, वो आपको सॉल्व भी करवाएंगे। तो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं जी। सर आई हैव अ प्रॉब्लम, तो ये मेरा TGT का जो चैप्टर है वो पहले अगर